नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज के इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर सीरीज चल रही है हम लोगों की सेल बायोलॉजी पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए उसको, क्योंकि देखिए बस डिमांड कर देते हैं आप लोग और फिर वीडियो लेक्चर्स पूरे देखते नहीं। अभी पूछ रहे थे आप लोग कहाँ है लेक्चर, कहाँ है लेक्चर। अब लीजिए आ गया लेक्चर। अब लेक्चर आ गया तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको देखना है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, ऑलराइट, लेट्स डिस्कस। हम लोग किस चीज़ के बारे में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रक्चर है। जो आप देखेंगे उसमें जो आपके फॉस्फोलिपिड और जो फैटी एसिड चेन है वो कैसे अरेंजमेंट होती है उसकी हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रोटीन्स की बात करी, लिपिड्स जितनी थी उसकी बात करी हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फॉस्फेटिडाइल कोलिन की, फॉस्फेटिडाइल सेरीन की, स्फिंगोमाइलिन की, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन की, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि किस किस प्रोसेस से जो है डिफ्यूज़न हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जरूर सुन लोग रखे होंगे आप लोग, और ग्रेजुएशन में मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है, तो बेटर है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन, पहला तो प्रोसेस जिसकी वजह से जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है सिंपल डिफ्यूजन, ऑलराइट। सो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। मैंने इंक कलर तो चेंज किया था, क्यों नहीं चेंज हुआ ये। यस, द फर्स्ट प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन, ऑलराइट। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोग जब आप इसको ध्यान देंगे तो मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, ऑलराइट। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मैं थोड़ा सा ऊपर का लेयर बना देता हूँ फॉस्फोलिपिड का। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बन गई आपकी। तो फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट आप लोग देखते हैं अपसाइड डाउन इस तरीके से होता है, और इसके अंदर से कौन सी चीज़ें पास कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं पास कर सकती हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जब आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आप देखते हैं कि नीचे जो ये चेन बनी हुई है नीचे, दिस वाज योर फैटी एसिड चेन, ठीक है, फैटी एसिड की चेन थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए, या फिर छोटे जितने अनचार्ज्ड होते हैं, राइट। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो पता चल भी जाएगा आपको। तो होता क्या है कि जैसे आपको अगर अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है इस तरीके से, अगर ऑक्सीजन को भेजना है, ठीक है, या फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर ले जाना है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे सपोज करिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भेजना है बाहर, तो भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस का, ठीक। तो सिंपल डिफ्यूज़न बहुत ही आसान सा है, इसमें किसी भी एटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को हटा सकते हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिंपल डिफ्यूज़न बहुत ही आसान होता है प्रोसेस। अब देखिए जानना हमको ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसे होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न अगर हमें समझना हो, सपोज करिए मैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न का फॉर्मूला लिखता हूँ कि ये जो डिफ्यूज़न आपने दिखाया ना, सिंपल सा डिफ्यूज़न, जो ऑक्सीजन बड़े आराम से इसको क्रॉस करके आ गई। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करके क्यों आ पाई? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं, ठीक है, इसलिए ये आराम से आ जाता है। मैंने बताया था ना, अनचार्ज्ड और जितने नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो सारे जो अंदर क्रॉस कर जाते हैं, और बहुत छोटी जिसकी साइज़ होती है वो भी दे कैन ऑल्सो क्रॉस, राइट। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होती है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न आपको निकालना होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो निकालनी होती है उसका प्रोसेस होता है सरफेस एरिया। ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें मतलब पूरा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में आप लोग अगर नोट करते हुए चल रहे हैं तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, CG, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो आप देख पा रहे हैं सरफेस एरिया से जो मल्टीप्लाई, यानी कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट कितना है उसको जब आप सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और थिकनेस यानी कि ये कितना थिक है, ठीक, थिकनेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात समझिए, ये फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए गिवन चीज़ें आपको मिलेंगी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको सब मिलेगा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, तो आप उसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहीं से क्वेश्चन बना होगा डिफ्यूज़न वगैरह से, तो यहीं से बनेगा। अब आप खुद सोचिए, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी ये आप देखिए इस पूरे को अगर देखिए तो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ही ज़्यादा तो इसका डिफ्यूज़न होगा। अब भाई छोटी सी सरफेस एरिया रखोगे तो कहाँ से डिफ्यूज़न होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑक्सीजन भारी से भारी मात्रा में होगी तो इसके अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंदर होगी तो बाहर जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये चीज़ थिक हो जाए, ऊपर और नीचे से ये दोनों थिक हो जाए, अगेन ऊपर और नीचे से ये दोनों थिक हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर थिकनेस कम रखेंगे, अगर इन दोनों के बीच में थिकनेस कम होगी तो डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी से होगा, और अगर थिकनेस ज़्यादा होगी
तो जो है कि नहीं हो पाएगा। अब वेट आप देखिए, वेट अगर ज़्यादा हुआ, सपोज करो मैंने मॉलिकुलर वेट के बेसिस बताया, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम होता है, अगर सपोज कर लो मैं एपिनेफ्रिन की बात करूँ तो वो तो बहुत भारी हो गया ना, इंसुलिन बहुत भारी हो गया ना। तो ये सारे भारी कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो उनको देखोगे तो अक्सर वो सरफेस पे ही रह जाते हैं, इसीलिए उनके रिसेप्टर्स भी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने सरफेस रिसेप्टर वाला अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखा है तो आपको जरूर आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये नॉर्मल रेट से भी हो सकता है। ठीक, और रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला याद रखना है, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय थिकनेस इनटू वेट। राइट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम ही बता रहा है फैसिलिटेटेड, यानी फैसिलिटेट किया जाएगा इसको। राइट, ध्यान से सुनेंगे। हमेशा आप लोग एक गड़बड़ी करते हैं कि बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठो और कंसंट्रेट होकर के सुनो। ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्या चल रही है आप लोग भी समझ रहे हैं, सिर्फ फाइल करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये वो कंपटीशन ही निकलने वाला है सब चीज़ों से। बात समझ में आई? कंपटीशन बिल्कुल अलग तरीके से होती है पढ़ाई उसकी। आप लोगों ने लेक्चर्स डिमांड करे थे इसलिए लेक्चर लेकर के आया हूँ, अदरवाइज मुझे शौक नहीं है कि लेक्चर को मैं बहुत डिले करके और बहुत ही आराम से सोफिस्टिकेटेड बना करके ऐप पे काम करके फिर आप लोगों के लिए आऊँ। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पे आ रहा है, तो फोकस होकर के सुनिए और वीडियो को पूरा देखा करो भाई, रिस्पांस दिख जाता है एकदम। हम लोगों के पास पूरा डेटा आता है टीम के पास, किसने कितना देखा, बस यही दिख रहा है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा बहुत देख रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है मैं मानता हूँ कुछ जगहों पे गलती होती है तो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बट वीडियो तो पूरा देखिए। चलिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हम लोग बात करें तो ये भी पैसिव ही तरीके का होता है। पैसिव बोले तो इसके अंदर भी किसी भी तरीके की एटीपी की ज़रूरत जो है नहीं होती है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, हाई को मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ये जो है लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब प्रवृत्ति होती है हाई से लो। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, अब उसी सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से हम लोगों को मतलब जैसे कैरियर प्रोटीन, अब नाम आ रहा है तो बता ही दूँ, जैसे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन का मैंने वीडियो बना रखा है, ज़रूर देखिएगा उसको, कैरियर प्रोटीन। या फिर हमें एक और ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल्स, कैरियर प्रोटीन और चैनल्स। ठीक है, जैसे हम लोगों को सिंपल अगर जानना हो, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सर बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो दिस कुड बी योर ऑस्मोसिस। राइट, ऑस्मोसिस, what is the meaning of the osmosis? Movement of water molecules from higher concentration to lower concentration, याद रखिएगा इस चीज को, through semi permeable membrane। तो osmosis is the best example of what? Facilitated diffusion. This is one point you need to keep in your mind, because most often when you start dealing with the cases of all these things, you start becoming confusing. Right, once you start practicing all these stuffs, you will realize कि हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें बेसिक नहीं क्लियर था हमारा, बाकी सब तो मुझे आ ही रहा था। बात समझ में आ रही है? बेसिक अगर नहीं क्लियर हो, कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा जीपीसीआर रिसेप्टर सब समझ गए, जीपीसीआर में जी का फुल फॉर्म पूछा नहीं पता, जीपीसीआर में मैं बेसिक से अगर ये पूछ दिया कि कितना अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाया ही पढ़ाया ही वही जा रहा है जितने की जरूरत है। राइट, और क्वेश्चन हमेशा बेसिक से आ जाते हैं। इस बार का पेपर उठाएगा देखिएगा बेसिक ही तो आया क्या है, बेसिक ही तो आया है। ठीक, तो ऑस्मोसिस इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। अब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ऑस्मोसिस ही समझाना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस टॉपिक छिड़ गई है तो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, मैं ऑफलाइन के भी बच्चों से मैं अक्सर मैं पूछता हूँ बीएससी के बच्चों से कि यार मुझे ये बताओ कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अगर ये बात बोल रहे हो ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो। अब देखो सीन क्या है इस चीज़ का, पहले समझो, पहले इस चीज़ को समझते हैं फिर उसके बाद बात होगी। हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ऑस्मोसिस को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, कान खोल के ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट ऑफन छोड़ देते हैं लोग इस चीज़ को। मैं प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, समझ में आई? अब देखो, बीच में मैं कोई कंपार्टमेंट ए है और कोई कंपार्टमेंट बी है, ऑलराइट। तो कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी के बीच में आप ये देख रहे हैं कुछ बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं एस पी और एम लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। राइट, यहाँ पर मैं अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को इतना बना देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इतना ही है।
ठीक। और यहाँ पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूँ, दिस इज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द कंपार्टमेंट नंबर बी, दिस इज कंपार्टमेंट नंबर ए, दिस इज कंपार्टमेंट नंबर बी। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि पानी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पानी को मैं इस कलर से ले लेता हूँ, आई होप दिखे, यस आई होप इट इज़ विजिबल, सबको दिख रहा होगा, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। अब आप लोग खुद ईमानदारी से सोच करके बताइए, ईमानदारी से सोच के बताइएगा कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल किधर ज़्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे, या सॉल्यूट जहाँ पे कम है वहाँ पे। फोकस रखिएगा जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा, मेरे चिल्लाने पे मत जाइए, बात को समझिए, क्योंकि आप लोग सोए होंगे, उठा रहा हूँ आप लोगों को। कॉम्पिटिशन है, लड़ाई इतनी जल्दी नहीं हाथ में आएगी, IIT में जाना है भाई, सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मेहनत करो। और ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो मैं जब यहाँ पे बात करूँगा तो आप लोगों को बताना, इंक कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ओके ऑलराइट। सो अब बताइए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा था तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें कम होगा, ठीक, समझ में आई बात, वाटर का मॉलिक्यूल कम होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें कम है और इसमें क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या अलाउ करेगा ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल को जाने के लिए? नहीं, सिर्फ पानी को अलाउ करेगा, वो भी कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए टू बी मूव करेगा, ए टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की संख्या ज़्यादा है। जब भी ऑस्मोसिस की बात होगी, जब भी ऑस्मोसिस की बात होगी, कान खोल करके ध्यान से देखना इस चीज़ को, जहाँ पर भी ऑस्मोसिस की बात होगी हमें पानी को किस कंपार्टमेंट से किस कंपार्टमेंट में भेजना, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। यानी पानी का जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल वहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेगा। सॉल्यूट पे ध्यान मत देना, ये आधी डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर। क्या, कौन सा मॉलिक्यूल भैया? वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या हम लोगों ने आज समझा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसके अंदर भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने एक केस स्टडी पढ़ी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्यूट एक जगह पे रह जाता है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, इसका मतलब वो पानी कम रखा होगा। जिसमें पानी कम होगा वो, इसका मतलब जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी पानी जहां पे ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, वहां से जो है ट्रांसफर होता है हायर मॉलिक्यूल टू लोअर मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया? वीडियो फिर से रिवर्स करके देखना, फिर से इस पे जो है काम करना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक। अब उसके बाद हम लोग एक केस स्टडी समझते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी ना ऑस्मोसिस के बारे में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आओ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब इसके अंदर आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर जो हम लोग, मैं थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक छोटी सी प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन, लाइक दिस, इस तरीके से होती है। ये क्या करती है? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजती है, ठीक है। तो एक्वापोरिन क्या करती है? एक तरीके की प्रोटीन होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्वापोरिन को हम लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को किसके अंदर कंसिडर करेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? एक तरीके की डिफ्यूजन की प्रोसेस है। डिफ्यूजन का प्रोसेस यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, यानी कि किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ रही है। बात क्लियर हुई इतनी सी? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग एक तो बात कर लिए इसके बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग कुछ स्पेशल तरीके की प्रोटीन जान लें जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बड़ी काम आती है, राइट। सो अब मैं बनाऊंगा, देखिए अब यहाँ पे मैं इस तरीके से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे एक प्रोटीन चैनल के बारे में जिसका नाम है पोटेशियम लीकी चैनल। पोटेशियम लीकी चैनल भी किसमें काम आती है? किसका एग्जांपल है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, राइट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ऑल राइट, सो हियर इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द ब्यूटीफुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि मेरे से अच्छा नहीं बन रहा है, बट हम लोगों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हम लोगों को फोकस करना है मटेरियल पे। मटेरियल क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग मटेरियल है बस बांट रहे हैं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं रहा है, बस मटेरियल बेच दो, पैसा बना लो, ठीक। तो अब क्या है, पोटेशियम लीकी चैनल क्या है? इस तरीके से आया, इस तरीके से मैं पोटेशियम लीकी चैनल को बना रहा हूं। देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में
टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग सबसे पहली प्रोटीन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है पोटेशियम लीकी चैनल। चलो पोटेशियम मत लगाओ, बस लीकी चैनल लिख लो। तो अगली हेडिंग क्या डाले हो तुम लोग? लीकी चैनल। सबसे पहले फिर से बता दूं, कंफ्यूज हो रहे होगे, हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हम लोग सबसे पहली जो चैनल पढ़ रहे हैं जिससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो था ऑस्मोसिस। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो दूसरे नंबर पे पढ़ना है हम लोग लीकी चैनल। लीकी चैनल में क्या होता है? पोटेशियम अपने आप ही लीक होकर के बाहर निकल रहा होता है। अब इसको मैं ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के अंदर समझाऊंगा। बहुत बड़ा रूल होता है भाई, अगर इसको नहीं समझे ना तो एक्शन पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, एक्शन पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, कार्डियक का रिदम नहीं समझ पाओगे, पूरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट जो मैकेनिक्स होती है वो नहीं समझ पाओगे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। कहीं से घुमाने वाला क्वेश्चन बनाना तो वहीं से बनेगा। कई लोगों के तोते उड़ जाते हैं वहीं पे, एकदम तोता उड़ जाता है। जो लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं ना, रट रुट के निकाल लिए, जैम को कुछ मतलब नहीं है तुम कितना रटे हो, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो एक चीज़ क्या है? तुम्हारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, राइट। गेट और इसमें एकदम हवा निकल जाता है भाई। तो ये क्या है? पोटेशियम लीकी चैनल। तो क्या हुआ? पोटेशियम लीकी चैनल। अब तुम लोग खुद बताओ, मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर मेरा पुराना अगर तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, नोकिया ट्रिक। क्या पॉपुलर है, सबको जानता है, सोडियम आउट और पोटेशियम इन, यानी पोटेशियम की संख्या कहाँ ज़्यादा होती है? पोटेशियम की संख्या अंदर ज़्यादा होती है। तो ये अंदर से बाहर निकल रहा होता है, तो लीक कर रहा होता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया लीकी चैनल का? पोटेशियम लीकी चैनल्स। ऑलराइट। अच्छा, अब एक बात बताइए, पोटेशियम अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, अंदर ज़्यादा है तो बाहर क्या होगा? कम होगा। ऑलराइट। अच्छा, अब अगला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है चीज़ें। उसके बाद अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गाइस? हम लोग अगला पढ़ रहे हैं दैट इज़ योर ओके वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल को मैं इस तरीके से बनाता हूँ। सपोज कर लो, मान लो कि ये क्या है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हम लोग क्या बना रहे हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है कि वोल्टेज सेंसिटिव आयंस आते हैं। जैसे सपोज करो कि कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, ये दोनों क्या होते हैं? अंदर आ रहे होते हैं। जैसे देखो सोडियम क्या हो रहा होगा? सोडियम, यस, सोडियम बाहर जाता है, ठीक है। पोटेशियम भी क्या होता है? पोटेशियम बाहर जाता है, माफ़ कीजिएगा, सोडियम जो है अंदर जाता है। सोडियम की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बाहर होती है, ठीक। यानी कि 3 सोडियम बाहर आता है और पोटेशियम क्या होता है? अंदर। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि सोडियम जो है अंदर आ रहा होता है, डीपोलराइजेशन करता है इसमें, ठीक है। पोटेशियम सपोज करो अगर अंदर आ रहा है वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव चैनल पा करके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका वोल्टेज गेटेड। मैं नाम लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वोल्टेज गेटेड का क्या एग्जाम्पल है? वोल्टेज गेटेड का एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम चैनल्स कहाँ बेस्ट एग्जाम्पल यूज़ होते हैं? ये तो एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे आपका हो गया एक्शन पोटेंशियल के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा एक्शन पोटेंशियल में कि कैसे किस तरीके से जब डीपोलराइजेशन होता है और रिपोलराइजेशन होता है, कैसे जो है सोडियम जो है बहुत तेज़ी से रैपिडली अंदर आता है तो फिर क्या होता है? डीपोलराइजेशन बहुत तेज़ी से होता है, ग्राफ कैसे उठ जाता है, स्पाइक होती है, और पोटेशियम कैसे बाहर चला जाता है, तो दोनों का जो है बैलेंस मेंटेन हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए मैं आपको समझाऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन जानो, पता चला समझी में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये हैं आपके वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स, और ये क्या है? आपके पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम काम कर रहा होता है लीकी चैनल में। वोल्टेज गेटेड में जो है दोनों सोडियम और पोटेशियम काम कर रहे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग। अब अगला जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, या फोर्थ जो भी पॉइंट है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। किसके? लाइगेंड गेटेड चैनल्स। लाइगेंड गेटेड में मैं अगेन फिर से बना लेता हूँ आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिएगा ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो अब लाइगेंड गेटेड में क्या होता है कि सपोज करो, लाइगेंड बोलिए या लिगेंड बोलिए, कुछ लोग जो है मजा ले रहे होंगे, लाइगेंड बोल रहे हैं, लिगेंड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिगेंड गेटेड में ये देखिए ये इस तरीके से होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये आपका लिगेंड गेटेड है। होता क्या है ना कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आकर के बाइंड हो जाता है। अभी डरिएगा मत क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना डरें कि एसिटाइल कोलिन क्या है भाई। चलो एसिटाइल कोलिन को मैं बता देता हूँ, एक सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल है, एक तरीके से हार्मोन का भी काम करता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही इस गेट पे आकर, जैसे आपने सी सॉ देखा है ना, इस तरीके से सी सॉ होता है। तो होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन जैसे ही इसके ऊपर आकर के बैठता है ना, तो ये इस तरीके से ऊपर हो जाता है। तो हुआ क्या कि ये गेट पहले बंद था इस तरीके से, जैसे ही ये आया बस ये खुल गया,
इसी को मैं इस तरीके से बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, ये आप पेन को देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी फेस नहीं दिखा रहा हूँ अपना, वरना मैं आपको एक्शन कर करके दिखाता, ठीक है। तो इस तरीके से गेट खुल गया राइट नाउ, ओके। तो ये जो है गेट जैसे ही खुलता है तो होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन खोलता है गेट को, तो तुरंत ही अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, सोडियम बाहर आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम अंदर आ जाता है तो बहुत रैपिडली डीपोलराइजेशन होता है, ऑलराइट। तो डीपोलराइजेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या जाने आप लोग, कि एसिटाइल कोलिन एक तरीके के लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। उसके अलावा ये क्या करता है, गेट को खोलता है, जैसे ही गेट खोलता है अंदर क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। सोडियम आता है अंदर तो क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, अब क्या होता है डीपोलराइजेशन, ये मत जानो, बस ये जानो कि सेल के अंदर जैसे ही सोडियम चैनल्स अंदर आने लगते हैं, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं, तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। इससे क्या होता है ना दोस्तों, इससे ये होता है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे सपोज करो मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देता है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही कॉज करेगा तो होता क्या है, एक्चुअली में जैसे डीपोलराइजेशन हुआ क्या, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए अभी बहुत जल्दी जल्दी हुआ होगा, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द ligand gated ion channels. This is the ligand gated ion channel which I have made right here. Let me change the color and point it out so that you can understand it. Okay, so here is the pen. Let me change the color. Okay, all right. So here is the ligand gated ion channel, and if you are able to see this, if this is visible to you, here is your acetylcholine, right? So acetylcholine will come here and bind on this particular channel, and it will open it. When it open it, rapidly you will see that sodium is allowed to move inside the cell, and because of this the depolarization is caused, and that depolarization is responsible for causing the action potential, and that particular action potential is responsible for the muscle contraction. And what actually is muscle contraction, we will be dealing this in the next upcoming syllabus of the animal physiology, all right. So your point should be focused on the ligand gated ion channel, what it is talking about. We are concerned with acetylcholine, depolarization, action potential and muscle contraction. इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. Let's discuss the fourth point, the fourth major point, and which is very mandatory for your examination, and it has been asked several times, right? This is mechanical gated ion channels, okay. So let me write it down so that you can feel ease while you are studying your notes. Mechanical gated ion channels, right? So mechanical gated, okay. So what does it says, let me write it down. Once you start studying about these channels, you will specifically start surrounding yourself with sodium and potassium, all right. Whenever you are dealing with the channels, you will find either sodium, either potassium or calcium, all right. So here we have, so here is the plasma membrane, and this is the point you need to concern. Okay, I'm not making the phospholipids again, I'm not habitual of making it because you know it takes a lot of time. So here we have the next important thing, ये है आपका okay mechanical gated ion channels. So every channel looks somewhat very different, so you know I can't make each and every diagram in 3D. Okay, so better if you make some kind of differences while you are making all these channels. So what happens in mechanical gated ion channels, we are concerned with the sodium. What happens to the sodium? Sodium it gets stimulated. जैसे suppose करिए जो आपका हाथ है, जो उंगली है आपकी fingers, if you press the fingers, जब आप उंगलियों को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत तेजी से आपको पेन फील होता है. सी इफ दिस पेन इज़ वेरी हार्श, अगर वो बहुत ही खतरनाक हो, ठीक है, तो आप देखते हैं अब झटका लगता है एक तरीके का, ठीक है. तो होता क्या है, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग व्हेन यू आर, इफ यू आर प्रेसिंग योर फिंगर सिंपली ऑल्सो, देन सोडियम सिंपली भी आप दबा रहे हैं इसको, तो सोडियम क्या करेगा कि अंदर आना शुरू करेगा, ठीक है. तो सोडियम अंदर आता है, सोडियम अंदर आएगा तो अब आपको पता है क्या होगा, हाइयर से लोअर मूवमेंट होता है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स में. ये सेम वैसे ही है डिफ्यूजन की तरह, बट इसको क्या जरूरत पड़ गई है, एक तरीके के चैनल्स की जरूरत पड़ गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल. इफ यू आर एबल टू सी दिस, इफ दिस इज विजिबल टू यू, ओके. तो सोडियम क्या हुआ अंदर, जैसे ही आपने उंगली दबाई तो क्या हुआ, सोडियम इस चैनल के थ्रू अंदर आ गया. सोडियम जैसे ही अंदर आया तो ये क्या हुआ, ये इसको सेंस कर लिया, जैसे आपकी उंगलियां जो है सेंस कर लेती हैं. सोडियम हैज अराइव्ड इनटू द सेल एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट प्रोसेस टू बी डेल्ट विथ. तो हुआ क्या कि प्रेशर और पेन जो है फील होना शुरू हुआ, ठीक है. क्या हुआ कि आपका जो है जैसे ही प्रेशर आपने लगाया तो सोडियम इसके अंदर आया. अब सोडियम जैसे ही आया तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा आपका, फिर डीपोलराइजेशन होगा.
ठीक। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिर अंतर क्या हुआ भाई, आपने लाइगेंड गेटेड और इसमें जरूरत क्या पड़ी। देखो एक सिर्फ प्रेस करने से आया है, ठीक है, और एक को हार्मोन की जरूरत पड़ी है या फिर सिग्नल की जरूरत पड़ी है। एसिटाइलकोलिन वाज अ काइंड ऑफ अ सिग्नल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ सिग्नल। यहां पे आपने सिर्फ प्रेस किया और सिंपली सोडियम क्या हुआ, अंदर आ गया। दैट एसिटाइलकोलिन लीड्स टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन बट दिस डजंट लीड टू एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट पॉइंट टू डील विथ। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अगली प्रोटीन के बारे में, दैट इज कैरियर प्रोटीन। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर प्रोटीन्स। क्या करती हैं कैरियर प्रोटीन्स, अब देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस फिगर। ओके, सो हियर इज अवर ब्यूटीफुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज नॉट ब्यूटीफुल बट येट वी हैव टू कंसिडर इट। सो ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन। देखिए अब कैरियर प्रोटीन को मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ। इफ यू आर एबल टू सी दिस, दिस इज नॉट एंजाइम लॉक एंड की हाइपोथेसिस डायग्राम, राइट। कंसिडर दिस अ कैरियर प्रोटीन। व्हाट हैपेंस इन द कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एक तरीके की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। इसको आप लोग पढ़ेंगे भी, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा इंसुलिन के अंदर। वेरी 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 मैंडेटरी, पुट ए स्टार मार्क ओवर इट बिकॉज दिस इज श्योर एंड सर्टेन गोइंग टू बी आस्क्ड in examination in one or another way. If they are going to ask it either in by placing it into the hormone section or they are simply going to ask this into the plasma membrane protein, right? So what is that special point you need to keep in your mind when you are dealing with the cases of the carrier proteins? Point number 1, ग्लूकोज का अगर ट्रांसपोर्टेशन कराना है, मैंने आपको समझाया था what is glucose, a highly polar molecule, concentrate and then try to give the answer. ग्लूकोज पोलर मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर भी बनाया था मैंने। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपली क्रॉस नहीं कर सकता, दिस इज हाईली पोलर, सो इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स टू ट्रांसफर। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन में ग्लूकोज को बड़े आराम से इसके अंदर से भेजा जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैरियर प्रोटीन इज, एग्जांपल लिखिए कैरियर प्रोटीन का, ग्लट। अब स्पेशल तरीके के ग्लट होते हैं, उस ग्लट का नाम मैं आपको लिखवा देता हूं, बट रिमेंबर वन थिंग, इसकी लिस्ट आज की आज अभी के अभी बननी चाहिए, ठीक। आज के आज अभी के अभी बनाइए। आई होप साउंड ठीक होगी क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं मूव कर गया हूं। ओके, ऑलराइट, सो कौन कौन से ग्लट हैं देखिए। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक स्पेशल तरीके की प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेशल तरीके के ग्लट होते हैं, जैसे ये ग्लट है, जैसे मैं बात करता हूँ ग्लट 1 की, तो नोट करो, तुरंत नोट करो, ग्लट 1 कहाँ पे पाया जाता है, तो दिस इज योर ब्रेन में पाया जाता है, किडनीज में पाया जाता है, ठीक है, किडनीज में पाया जाता है, कोलॉन में पाया जाता है, प्लेसेंटा में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेसेंटा में पाया जाता है। फिर उसके बाद आरबीसी में पाया जाता है, रेटाइना में पाया जाता है, राइट, यहाँ पे पाया जाता है। अब मैं बात करूँ ग्लट 2 की, तो ग्लट 2 कहाँ पे पाया जाता है, तो ग्लट 2 इज फाउंड इन योर लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम भी है ग्लट 2, यानी कि ये आपका अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है ग्लूकोज का, बाहर भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है, दोनों में जरूरत है ना भाई। ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी, दोनों में जरूरत पड़ती है ग्लट 2 की, राइट। देन देयर इज अ ग्लट 3, अपने न्यूरॉन्स को भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ग्लट 3 की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरॉन्स को भी जरूरत पड़ती है। न्यूरॉन्स के अलावा किडनीज को जरूरत पड़ती है, किडनीज के अलावा किसको जरूरत पड़ती है, प्लेसेंटा को जरूरत पड़ती है, राइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट केसेस। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ ताकि हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो गई है। ग्लट के एग्जाम्पल हो गए, आप लोगों ने नोट कर लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्लट नंबर 4। ग्लट 4 कहाँ पे पाया जाता है, स्केलेटल मसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्केलेटल मसल में ज़रूरत होती है इसको, ठीक है। उसके अलावा इसकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एडिपोज टिश्यूज़ को बहुत ज़रूरत पड़ती है, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, इस चीज़ को बहुत दिमाग में रखिएगा अपने। ग्लट 5 की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हेयर इज अ ग्लट 5 की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लट 5 की ज़रूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने नाम लिखवा दिया है, हैंडराइटिंग गंदी लग रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, हालांकि इतनी भी खराब हैंडराइटिंग नहीं है। तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है, ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। सो कंक्लूजन क्या निकला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, नोट इट डाउन, रिस्पॉन्सिबल for transfer of large and charged molecule, ठीक है, लार्ज और चार्ज्ड मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है इसमें, एंड सिंपल डिफ्यूज़न, SD लिख रहा हूँ मैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ
अनचार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग अगले दिन जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए अब आप लोग कंप्लेन मत करिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड बना रखी है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।